सी एडमंड्स एलन ये अमेरिका के एक नागरिक हैं। अभिषेक वर्मा जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, जो नेवी वॉर रूम लीक केस में एक्यूज्ड थे, चार्जशीट हुए थे, 2 साल तक जेल में रहे थे और अभी बेल के ऊपर हैं। सी एडमंड्स एलन उनके बिजनेस पार्टनर थे। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और ये जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको आज दे रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सी एडमंड्स एलन ने हमारे पास भेजे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कितने सच हैं इसकी पुष्टि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स सी एडमंड्स एलन सीबीआई को भेज चुके हैं, बहुत बार एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भेज चुके हैं, कई सारे मंत्रियों को भेज चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर किसी तरह की कोई जांच नहीं हो रही है। और ये डॉक्यूमेंट्स जो कहानी सुनाते हैं वो कहानी बेहद खतरनाक है। इसलिए ज़रूरी था कि सारे देश को पता चले कि डिफेंस के अंदर और आम सरकार के अंदर किस तरह का कमीशन राज हमारे देश के अंदर चल रहा है। जनरल वीके सिंह ने जो आरोप लगाए थे, ऐसा इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के लगता है कि वो आरोप केवल सच ही नहीं थे, लेकिन काफ़ी बड़ा अंडर एस्टिमेट थे। सरकार के कुछ एजेंट्स हैं, वो एजेंट्स डिक्लेयर्ड एजेंट्स हैं, अनऑफिशियली सब लोग जानते हैं कि अगर आपको सरकार में काम करवाना है तो आपको इनके पास जाना है। अभिषेक वर्मा उनमें से एक हैं। तो अगर ऑगस्टा वेस्टलैंड को हेलीकॉप्टर्स बेचने हैं तो उन्हें पता है कि उनको अभिषेक वर्मा के पास जाना पड़ेगा। अगर आरएडी को अपनी ब्लैकलिस्टिंग डिफेंस मिनिस्ट्री से ख़त्म करवानी है तो उन्हें पता है कि उनको अभिषेक वर्मा के पास जाना पड़ेगा। अगर ईसीआई टेलीकॉम को अपना एंटी डंपिंग ड्यूटी ख़त्म करवानी है तो उनको पता है कि उनको अभिषेक वर्मा के पास जाना पड़ेगा। और अगर कोई एक कंपनी की ब्लैकलिस्टिंग हो जाती है तो अभिषेक वर्मा दूसरी कंपनी प्रेजेंट करते हैं उसी कमीशन के ऊपर और उसी वही गन्स देने के लिए। ये पूरा कमीशन राज कहाँ तक है, किस हद तक है, सरकार के कौन से लेवल्स इन्वॉल्व हैं, ये भी आज इन डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये पूरा बहुत अच्छा सिस्टम है। ये एजेंट्स सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, कमीशन लेते हैं और सरकार इनको बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है। तो सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का काम इनको पकड़ने का नहीं है, सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का काम है इनको बचाने का, इनको संरक्षण देने का, इनको सपोर्ट करने का। तो ये पूरा का पूरा जो नेक्सस चल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार बुरी तरह से इस कमीशन राज के शिकंजे में है। और जब तक ये सीबीआई को और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को सरकार से स्वतंत्र नहीं किया जाएगा, तब तक एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि इसकी जांच, पूरे मामले की जांच कौन करेगा। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान पेज नंबर 3 पे आकर्षित करूंगा। 2000 में अभिषेक वर्मा ने एडमंड्स एलन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। उस एग्रीमेंट की कॉपी हमने इसके साथ अटैच की है। ये एग्रीमेंट $205 मिलियन का था, 1000 करोड़ रुपए का। अभिषेक वर्मा ने ये 1000 करोड़ रुपए एडमंड्स एलन को दिए कि आप मेरे इन फंड्स का संचालन कीजिए। 2004 में दोनों के बीच में एक और एग्रीमेंट हुआ $205 मिलियन का और एक और 1000 करोड़ का। वो भी इसीलिए था कि इन्होंने एडमंड्स एलन को ये पैसे दिए कि आप इनका भी संचालन कीजिए। तो 2000 में और 2004 में दोनों मिला के 2 एग्रीमेंट्स थे 2000 करोड़ रुपए के। पिछले साल दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और झगड़े के बाद अभिषेक वर्मा ने एडमंड्स एलन को बोला कि आप मेरे पैसे वापस कीजिए। इसके लिए अभिषेक वर्मा ने उनको 2 नोटिस भेजे। उन दोनों नोटिस की कॉपी भी इसके अंदर अटैच्ड है। उसके बाद अभिषेक वर्मा के लॉयर ने, वो लॉयर यूएसए के रहने वाले हैं, लिन ई जुडल, उनके थ्रू नोटिस भेजे कि आप मेरे क्लाइंट के $410 मिलियन वापस कीजिए। उस नोटिस की कॉपी भी इसके अंदर है। उसके बाद अभिषेक वर्मा ने
अमेरिका के न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर केस दायर किया कि मेरे से 205 मिलियन डॉलर्स मुझे वापस दिलवाए जाएं। वो यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के में जो केस किया गया उसकी पिटीशन की कॉपी भी इधर है। तो ये दिखाता है कि 410 मिलियन डॉलर्स अभिषेक वर्मा के एडमंड्स एलन को दिए गए। प्रश्न ये होता है कि ये पैसा किसका था, इस पैसे का सोर्स क्या है, ये कहाँ से आया पैसा। स्कॉर्पियन डील के अंदर नेवी वॉर रूम लीक केस में कुछ ईमेल्स मिले हैं। उन ईमेल्स के अंदर एक ईमेल ऐसा है जिसके अंदर अभिषेक वर्मा ये कहते हैं कि वो कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्कॉर्पियन डील जो कि 18,000 करोड़ रुपए की डील थी उसमें 4% पैसा लेने और देने की बात की जा रही है। थेल्स कंपनी जो फ्रांस की है उसको ये कहा गया कि 4% कमीशन चाहिए। थेल्स कंपनी कहती है कमीशन ज़्यादा है और हमें किसी जिम्मेदार आदमी से मिलवाइए। तो अभिषेक वर्मा कहते हैं कि मैं कांग्रेस की तरफ से बात कर रहा हूँ। तो अगर अभिषेक वर्मा कांग्रेस के एजेंट के रूम में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं स्कॉर्पियन डील के अंदर, तो ये 410 मिलियन डॉलर 2,000 करोड़ रुपया जो कि अमेरिका में पड़ा हुआ है, जिसको अभिषेक वर्मा अपना पैसा बता रहे हैं, प्रश्न ये उठता है कि ये पैसा है किसका। इसके ऊपर राम जेठमलानी साहब ने भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी की कॉपी भी इसके अंदर अटैच्ड है। दूसरा पेज नंबर 5 में ECI टेलीकॉम एक कंपनी है, इजराइल की बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। उनके ऊपर हमारे देश की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 100 मिलियन डॉलर्स की एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज की, लगभग 500 करोड़। ECI टेलीकॉम अभिषेक वर्मा के पास जाती है। बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है कि ये सारे लोग अभिषेक वर्मा के पास जाते हैं कि हमारा काम करवा दीजिए सरकार में। तो सबको पता है कि अगर आपको काम करवाना है तो इस तरह के एजेंट मौजूद हैं जो आपका काम करवा देंगे। ECI टेलीकॉम अभिषेक वर्मा के पास जाती है। अभिषेक वर्मा की कंपनी और ECI टेलीकॉम के बीच में एग्रीमेंट होता है कि अगर वो एंटी डंपिंग ड्यूटी खत्म करवा देंगे तो अभिषेक वर्मा को ECI टेलीकॉम 1 मिलियन डॉलर्स देगी। दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट की कॉपी भी इसमें अटैच्ड है। बड़े मजे की बात यह है, अगर आप पेज नंबर 37 देखें, पेज नंबर 37, ये एक ईमेल है जो अभिषेक वर्मा कई ईमेल आईडी यूज करते हैं, जिसमें से एक ईमेल आईडी ये भी है manager@intercompanymail.com, ये उन्हीं का ईमेल है। वो ये ईमेल ECI टेलीकॉम के अधिकारी को लिख रहे हैं। As discussed on Skype, the Prime Minister had consultation with the Foreign Minister Mr. S.M. Krishna, and the Minister has been requested to visit Israel to review Indo-Israeli bilateral relations. Krishna will be in Israel on 9th January 2012, जो कि सही है। हमारे विदेश मंत्री गए थे उस टाइम इजराइल। After this visit, he will submit the report in favor of stronger ties with Israel, and he will also recommend anti-dumping duty rollback. Does this mean that our foreign minister has been fixed? क्या इससे ये साबित होता है कि हमारे विदेश मंत्री को इन्फ्लुएंस कर दिया गया? This is in line with what was shared with your 1.5 months back. At the meeting and discussion, I was asked to obtain through your channels a request from Ministry of Trade of Israel to Krishna for a meeting on the 9th, 10th January, and during this meeting bring up the topic of anti-dumping duty imposition on ECI and submit a binder containing all documents with a request from the Trade Minister Israel to roll back the anti-duty with retrospective effect. He should also make a mention of previous efforts made by Trade Minister and the former Israeli ambassador Mark Sofer and others. Krishna will respond in the most positive manner, and he will reassure that this matter will be brought to the knowledge of the Prime Minister for rollback decision. फॉरेन मिनिस्टर की विजिट के एक महीना पहले ECI टेलीकॉम को एश्योर कर दिया गया
कि भारत के विदेश मंत्री और इजराइल के विदेश मंत्री के बीच में क्या क्या बातचीत होने वाली है, और उस बातचीत में ये एश्योरेंस दिया जाएगा और बाद में प्रधानमंत्री को ये रिपोर्ट दिया जाएगा कि ECI टेलीकॉम की ड्यूटी को रोल बैक किया जाए। ठीक ऐसा ही स्कॉर्पियन डील होने के पहले किया गया था, जब ये जो अभिषेक वर्मा और इसके साथ जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उसमें से एक आदमी थे शंकरन, जो उस समय के जो नेवी चीफ थे उनके नेफ्यू थे। उन्होंने इनमें आपस में ईमेल एक्सचेंज हुई और ये लिखता है शंकरन कि ये नेवी चीफ इज गोइंग टू इनॉग्रेट सम वॉरशिप and there he will make a strong pitch for the Scorpion submarines to be inducted in the Navy. और ठीक 3 दिन बाद जब वो नेवी चीफ गए तो बिल्कुल यही उन्होंने बोला जो कि उसने 3 दिन पहले अपने ईमेल में लिख दिया था। यानी कि किस तरह से ये बिल्कुल नियोजित तरीके से ये साजिश रची जा रही हैं और इसमें बड़े बड़े अफसर, कभी नेवी चीफ, कभी और मंत्री वगैरह, ऐसा लगता है कि उसमें इन्वॉल्व है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये कि इसकी लैंग्वेज जो है पूरी की पूरी ईमेल की, एज डिस्कस्ड ऑन स्काइप द प्राइम मिनिस्टर हैड कंसल्टेशन। इसमें 2 चीजें निकलती हैं। एक तो ये कि ये ईमेल फर्जी है। अगर ये ईमेल फर्जी है तो इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? एडमंड ज़ेलन ने ये ईमेल और ये सारे डॉक्यूमेंट्स चीफ विजिलेंस कमिश्नर को 12 फरवरी 2012 को भेजे, वहाँ से एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आया। उन्होंने कॉमर्स मिनिस्टर आनंद शर्मा जी को 11 अप्रैल 2012 को शिकायत की, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी कॉमर्स मिनिस्टर ने इम्पोज की थी, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। मैं कुछ साथियों को ये ईमेल दिखा रहा था, उन्होंने कहा ये इसका अभिषेक वर्मा का बड़बोलापन लग रहा है। अगर ये बड़बोलापन है, अगर इसमें कुछ सत्य नहीं है, तो ECI टेलीकॉम तो बेवकूफ़ नहीं है कि वो ऐसे बड़बोलेपन के लिए $1 मिलियन देगा। ECI टेलीकॉम ने भी अपनी कुछ ना कुछ तो होमवर्क किया होगा $1 मिलियन देने के पहले। अगर मैं जाके ECI टेलीकॉम को बोलूं कि मैं प्रधानमंत्री से आपका ये काम करवा दूंगा या विदेश मंत्री से काम करवा दूंगा, मुझे तो वो $1 मिलियन नहीं देंगे। उन्होंने अगर अभिषेक वर्मा को $1 मिलियन दिए हैं, तो इसका मतलब सब लोग जानते हैं कि वो सरकार में काम करवा सकते हैं और ऊपर तक काम करवा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं VVIP हेलीकॉप्टर्स के ऊपर। अभी अखबारों में खबरें छप रही हैं कि ऑगस्टा वेस्टलैंड इटली से हमारे देश की सरकार ने हेलीकॉप्टर्स खरीदे। उन हेलीकॉप्टर्स के खरीदने में कुछ रिश्वतखोरी के आरोप लग रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इटली में इसके ऊपर जांच बैठा दी गई है और हमारी सरकार ने शायद अभी 1-2 दिन पहले ही इसके ऊपर जांच बैठाई है। इसके अंदर रिश्वत किसको मिली थी? इसके अंदर भी अभिषेक वर्मा की जो कंपनी है उसके साथ जो ऑगस्टा वेस्टलैंड का एग्रीमेंट हुआ था कंसल्टेंसी का, कि 8% कमीशन अभिषेक वर्मा की कंपनी को मिलेगा टोटल हेलीकॉप्टर्स की परचेजेस के ऊपर और 15% कमीशन स्पेयर पार्ट्स के ऊपर मिलेगा। उस एग्रीमेंट की कॉपी भी हम इसके अंदर अटैच कर रहे हैं 48 पेज नंबर 48 के ऊपर। हमें नहीं पता कि ये जो एग्रीमेंट है ये इसी डील का है या ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ कोई और डील थी। ये मामला तहकीकात का है और इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। लेकिन फिर से बात यही उठती है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड को काम करवाना होता है तो वो भी अभिषेक वर्मा के पास जाते हैं, ECI टेलीकॉम को काम करवाना होता है तो वो भी अभिषेक वर्मा के पास जाते हैं। तो ये खुली नॉलेज है कि अगर आपको सरकार में टॉप लेवल पे काम करवाना है तो कौन कौन लोग हैं जो आपके काम करवा सकते हैं, और उन लोगों की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी CBI की और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की है कि वो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। और अगर उनको जेल होती है, अभिषेक वर्मा को जेल हुई थी, तो जेल में उनकी पूरी सुविधा का ख्याल रखा जाता है। उसके भी फोटोग्राफ्स हम लोगों के पास हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो हम अलग से आपको दे देंगे। हाँ, इटली गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। यहाँ पे अभी 1-2 दिन पहले ही बताते हैं कि इंक्वायरी ऑर्डर हुई है। उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा भी मार्च के महीने में डिफेंस मिनिस्ट्री में 6 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया था।
उनके ऊपर गलत काम करने के आरोप थे। उसमें एक कंपनी थी राइनमेटॉल, आरएडी कंपनी को पहला शो कॉज नोटिस पिछले साल मिला था और अभी फाइनली उनकी ब्लैकलिस्टिंग हुई है। राइनमेटॉल को अपनी ब्लैकलिस्टिंग खत्म करवाने के लिए उन्होंने यूएसए में एडमंड्स को अभिषेक वर्मा के कहने पर $5,30,000 भेजे। $5,30,000 उन्होंने एडमंड्स को भेजे उनके एस्क्रो अकाउंट में कि आप हमारी ब्लैकलिस्टिंग इंडिया में खत्म करवा दीजिए। एडमंड्स ने चिट्ठी लिखी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को कि हमने उनके लिए कोई काम नहीं किया, तो ये पैसा क्यों आया। एडमंड्स और अभिषेक वर्मा के बीच में जो ईमेल एक्सचेंज हुए वो भी इसके साथ अटैच हैं। जो एडमंड्स के अकाउंट में $5,30,000 आए वो अकाउंट की फोटोकॉपी भी इसके अंदर अटैच है। जो राइनमेटॉल ने $5,30,000 भेजे उसकी भी कॉपी इसके अंदर अटैच है। तो वो $5,30,000 अगर आप इंटर कंट्री ट्रांसफर करते हैं और बिना किसी मकसद के करते हैं तो ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। तो या तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है, और अगर राइनमेटॉल ने ये रिश्वत अपनी ब्लैकलिस्टिंग खत्म करने के लिए रिश्वत दी थी तो ये और भी गंभीर मामला है। तो अगर आपको डिफेंस में कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो अभिषेक वर्मा मौजूद हैं, और अगर आपको रिश्वतखोरी में ब्लैकलिस्टिंग हो जाती है तो वो ब्लैकलिस्टिंग दूर करवाने के लिए भी अभिषेक वर्मा मौजूद हैं। और अगर एक कंपनी की ब्लैकलिस्टिंग हो जाती है, जब राइनमेटॉल की ब्लैकलिस्टिंग हुई तो अभिषेक वर्मा ग्रीक की एक और कंपनी को लेके आए। ग्रीक सरकार की एक कंपनी है हेलेनिक डिफेंस सिस्टम्स कि 10% की कमीशन लेके ये कंपनी वही गन सप्लाई करेगी जो आरएडी सप्लाई करती थी। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर बैठे हुए ऑफिसर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक कंपनी अगर जाएगी तो 10 कंपनी और मौजूद है आपको रिश्वत देने के लिए। इन सारी चीजों के भी इन्होंने कई शिकायतें की हैं। इन्होंने सीबीआई डायरेक्टर को 21 मार्च को कंप्लेन की थी, उसका कोई जवाब नहीं आया। इन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को कंप्लेन की कि ये $5,30,000 तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है, उसका कोई जवाब नहीं आया। इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को भी शिकायत की, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। बड़ी मजे की बात यह है कि सीबीआई जिसका काम है ऐसे मामलों के अंदर दोषियों को जांच करना और उनको सजा दिलवाना, ऐसा लगता है इन डॉक्यूमेंट्स को देख के कि सीबीआई इनको जांच करने और इनको सजा दिलवाने की बजाय इनका एक्टिव रूप से इनको कोलैबोरेट कर रही है, इनको मदद कर रही है। स्कॉर्पिन मामले के अंदर सीबीआई ने एक इंटरपोल नोटिस इशू किया था जांच के लिए और अभिषेक वर्मा की जो जो बाहर संपत्ति है उसकी अटैचमेंट के लिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, उसमें प्रशांत भूषण दूसरी तरफ से पिटिशनर की तरफ से हैं, सुनवाई के दौरान इंटरपोल को जो रिपोर्ट भेज रहा था सीबीआई, उसकी कॉपी जब प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी तो गोपाल सुब्रमण्यम जो सीबीआई की तरफ से अपीयर हो रहे थे, उन्होंने कहा था कि इंटरपोल की रिपोर्ट की कॉपी आपको नहीं दी जा सकती क्योंकि ये अति गोपनीय है और हमारे जो दूसरे देशों के साथ डील हुए हैं उन डील्स के अंदर हम ये कॉपी नहीं दे सकते। और मजे की बात यह है कि ये जो इंटरपोल की कॉपी की रिपोर्ट है, इसकी कॉपी हमने अटैच की है, वो कॉपी अभिषेक वर्मा के पास पहुंच जाती है। जो सीबीआई ने इंटरपोल को रिपोर्ट भेजी है वो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर को नहीं मिल सकती क्योंकि गोपनीय है, लेकिन एक्यूज्ड को मिल जाती है, अभिषेक वर्मा को मिल जाती है। और अभिषेक वर्मा डींग हाँकने के लिए उसको एडमंड्स को भेज देते हैं और एडमंड्स ने उसकी कॉपी अब हम लोगों को भेजी है और उसकी कॉपी इसके अंदर अटैच्ड है कि सीबीआई ने किस तरह से स्कॉर्पिन डील के अंदर टोटल व्हाइट वॉश किया है। पेज 73 के ऊपर ये रिपोर्ट मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। एडमंड्स ने इसकी पूरी शिकायत एपी सिंह साहब को की, सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं, 16 फरवरी 2012 को, कि आपके ऑफिसर्स जो हैं वो अक्यूज्ड को रिपोर्ट की कॉपी भेज रहे हैं, लेकिन सीबीआई की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। सीबीआई की रिकमेंडेशन के ऊपर डिफेंस मिनिस्टर ने 6 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया, लेकिन अभिषेक वर्मा को आज तक ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। अभिषेक वर्मा की किसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया, जबकि सीबीआई को पूरी जानकारी है और सब लोगों को जानकारी है कि किस तरह से ये खुलेआम घूमकर
मिडिलमैन का काम कर रहे हैं। 17 फरवरी 2012 को एडमंड्स ने सीबीआई डायरेक्टर को एक और चिट्ठी लिखी और कहा कि किस तरह से अभिषेक वर्मा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, और अंत में उन्होंने ऑफर किया एडमंड्स ने, आई वुड बी मोस्ट ग्रेटफुल इफ यू वुड गेट इन टच विद मी और द FBI बाय ईमेल और बाय टेलीफोन टू डिस्कस दिस अर्जेंट मैटर। हमें तो लगता है कि सीबीआई को तुरंत लैपअप कर लेना चाहिए था इस अपॉर्चुनिटी को। अगर कोई व्यक्ति आके इतने सीरियस चार्जेस के स्पेसिफिक सबूत दे रहा है और कह रहा है कि मुझे बुलाइए, मैं आपको और सबूत दूंगा, और सीबीआई की तरफ से इसका एक्नॉलेजमेंट तक नहीं जाता है, तो मन में शक पैदा होता है कि कहीं ना कहीं सीबीआई जो है वो मिली तो नहीं हुई है। उसी दिन 17 फरवरी को उन्होंने एक और चिट्ठी लिखी सीबीआई डायरेक्टर को, और उन्होंने सबूत भेजे कि किस तरह से जब अभिषेक वर्मा जेल में, तिहाड़ जेल में थे 2 साल तक, तो वहां से वो ईमेल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, मनी ट्रांसफर ऑर्डर कर रहे थे जेल के अंदर बैठ के, और मोबाइल फोन्स इस्तेमाल कर रहे थे जब वो नेवी वॉर रूम लीक में दोषी थे। उसके ऊपर भी सीबीआई डायरेक्टर का कोई जवाब नहीं आया। हार कर 21 मार्च को एडमंड्स ने सीबीआई डायरेक्टर को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से राइन मेटॉल आरएडी ने $5,30,000 इनको दिए थे अपनी ब्लैकलिस्टिंग खत्म करवाने के लिए। और अंत में उन्होंने दुखी होकर एडमंड्स ने सीबीआई डायरेक्टर को लिखा है, इट सीम्स वेरी स्ट्रेंज व्हेन यू सर एड्रेस एन इंटरपोल कॉन्फ्रेंस wherein you request the whole world to be transparent and submit evidence freely, yet when evidence is submitted to your government via email, no receipt is ever acknowledged. It gets even worse as when you try to submit it through your consulate here in New York or the embassy in Washington DC, the employees simply refuse to accept it. There is no way India will be corrupt free unless your overseas diplomatic employees understand that, unless of course Mr. Verma is so powerful that CBI cannot even touch him. If I don't hear from any of you in the next 4 days being in authority, please do not mind if I give all this material to the press and close this chapter in my life. Page number is 8. Page number 8. कोटेड है नीचे। एडमंड्स ने प्रशांत जी को एक ईमेल लिखा है, वो भी इसके अंदर अटैच्ड है ईमेल, जिसमें उन्होंने सीबीआई को जितनी चिट्ठियां और ईमेल्स लिखी हैं सबका जिक्र किया है। और अंत में एडमंड्स ने ये सारी चिट्ठियां चिदम्बरम साहब को भेजी हैं, MM पल्लम राजू साहब को भेजी हैं, एंटनी साहब को भेजी हैं, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो को भेजी हैं, सीबीआई को भेजी हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भेजी हैं, और एक एक नहीं कई चिट्ठियां भेजी हैं। कहीं से किसी का कोई जवाब नहीं आया। ये सारी चिट्ठियों की कॉपी इसके अंदर अटैच्ड है। इन्होंने यूएसए में FBI को भी लिखा है, कॉमर्स मिनिस्टर को भी लिखा है, CVC को भी लिखा है, और लास्ट में इस पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट 3 पेज ये दिखाते हैं कि जब आर्म्स डीलर्स इस देश में आते हैं तो आर्म्स डीलर्स की इटिनरी क्या क्या होती है, वो इस देश के किस किस मंत्री से मिलते हैं। सिग सॉयर करके एक आर्म्स डीलर कंपनी है, जब वो लोग भारत में आए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वो किस किस से मिले, वो एक्चुअली ये मिले कि नहीं मिले, लेकिन ये उनकी शेड्यूल था आने के पहले। वर्मा की कंपनी उनके एजेंट थी, उनके साथ तो इनकी कोलैबोरेशन है। सो मोटे तौर पे ये निकल के आता है कि हमारे देश की सरकार किस तरह केवल कमीशन के ऊपर चल रही है, हमारे देश की सुरक्षा खतरे के अंदर है। ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे ऊपर बैठे हुए लोग इस पूरे कमीशन राज के अंदर शामिल हैं। सबको पता है कि किसे कमीशन पहुंचानी है, कौन काम करवा सकता है, और वो लोग सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए कमीशन इकट्ठा कर रहे हैं। और सरकारी एजेंसीज जैसे सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उनका काम भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का नहीं है, उन्हें संरक्षण देने का है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक इंडिपेंडेंट जन लोकपाल बिल पारित किया जाए जो कि सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र हो। सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को सरकार के शिकंजे से स्वतंत्र करना होगा, नहीं तो देश की सुरक्षा और देश का अस्तित्व खतरे में है। अभी कल ही बोफोर्स के मामले में
जो स्वीडन में जो पुलिस इन्वेस्टिगेटर थे स्टेन लिंडस्ट्रॉम, उन्होंने ये खुलासा किया है और बहुत ही अफसोस के साथ बोला है, सारे सबूत मौजूद होने के बाद भी, स्विट्जरलैंड के बैंक डॉक्यूमेंट्स हिंदुस्तान के सीबीआई के पास आने के बाद भी, जो ये दिखाते थे कि क्वात्रोकी के अकाउंट में बोफोर्स ने इस डील के कमीशन को भेजा, जबकि क्वात्रोकी इसका एजेंट नहीं था, इस डील से उसका अदरवाइज कोई लेना देना नहीं था। और फिर भारत सरकार और प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ से पूरा कवर अप किया गया इसको छुपाने के लिए। क्वात्रोकी को देश से बाहर जाने दिया गया, उनके जो स्विस बैंक अकाउंट जिसमें ये रुपया आया था उसको डीफ्रीज करवा दिया गया और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स को खत्म करवा दिया गया कोर्ट के साथ मिलकर। ये क्या दिखाता है? उन्होंने, स्टेन लिंडस्ट्रॉम ने बहुत ही अफसोस के साथ बोला कि ऐसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार होने के बाद, इतने सब सबूत मौजूद होने के बाद, जो उसके मेन कल्प्रिट्स थे, कॉन्स्पिरेटर्स थे, उन सबको बाहर जाने दिया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई, उनके अकाउंट्स को डीफ्रीज कर दिया गया। बोफोर्स के बाद सरकार ने यह अनाउंस किया कि इस देश में आज से डिफेंस परचेजेस में कोई मिडिलमैन, कोई बिचौलिया नहीं अलाउ किया जाएगा। वो आज तक रूल जारी है हिंदुस्तान में कि डिफेंस परचेजेस में कोई बिचौलिया नहीं आ सकता। अगर किसी भी कंपनी ने किसी बिचौलिए का इस्तेमाल किया तो उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जब पूरी सरकार के पास सबूत के साथ अभिषेक वर्मा के पार्टनर ने खुद सीबीआई को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, सीवीसी को, डिफेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको सारे सबूत के साथ सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भेज दिया कि अभिषेक वर्मा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तमाम डिफेंस डील्स में बिचौलिया का काम कर रहा है और उसको पैसे दिए गए हैं, उसके अकाउंट में पैसे आए हैं। उसने 1000 करोड़ से ज्यादा का तो सूट फाइल किया हुआ है न्यूयॉर्क के कोर्ट में, जिसका एविडेंस तो न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वेबसाइट से मिल सकता है, उसके सूट की कॉपी। और फिर भी ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी नेवी वॉर रूम लीक में मेन अक्यूज है वो, यानी कि इस देश के डिफेंस सीक्रेट्स दूसरे देशों को बाहर बेचे जा रहे हैं, उसमें मेन अक्यूज होने के बाद भी उसको बेल पर छोड़ दिया गया है और कोई एफर्ट नहीं किया जा रहा उसको फिर से अरेस्ट करने के लिए या इन सब मामलों की कोई तहकीकात करने के लिए। ये क्या दिखाता है? ये वही दिखाता है कि बोफोर्स के समय जो हुआ कि पूरी सरकार प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक उन बिचौलियों को, जिनको घूस दी गई, जिनको ये कमीशंस दिए गए, कमीशंस के नाम पर घूस दी गई, उनको प्रोटेक्ट करने में लगी हुई थी। ये पूरा सिलसिला पूरी तरह से आज भी चल रहा है और ये टाटा स्कैम भी यही दिखाता है कि पूरा व्यवस्थित तरीके से बिचौलियों के थ्रू घूस ली जा रही है और जो घूस लेने वाले लोग हैं या बिचौलिए हैं जो जिनके थ्रू घूस ली जा रही है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा तंत्र ऊपर से नीचे तक जुटा हुआ है। ये इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। अभी अभी वो जो डिफेंस अपने आर्मी चीफ ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर ये बोला कि इस देश, बहुत ही खतरे की बात है कि इस देश में हमारे आर्म्ड फोर्सेस के पास बारूद नहीं है, आर्म्स नहीं है, तैयारी नहीं है। और ये तैयारी इसलिए नहीं है क्योंकि पैसा नहीं खर्च हो रहा। हमारे देश का कितने 1000 करोड़,
लाखों करोड़ रुपया डिफेंस परचेजेस में आज भी खर्च किया जा रहा है, लेकिन ये पैसा कहां जा रहा है? इससे हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस कुछ बढ़ रहा है, या ये पैसा सब घूस के जरिए चौगने 10 गुने दाम दे दे के और घूस ले लेके चौगने 10 गुने दाम और बेकार के डिफेंस परचेजेस में खर्च हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल इस देश के सामने है, और इसलिए अगर ये नहीं रोका गया और इसको रोकने के लिए जब तक एक स्वतंत्र तहकीकात की संस्था नहीं बनाई जाएगी, सीबीआई का तो हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट में सीबीआई की तरफ से बयान ये दिया जा रहा है कि भाई पिटिशनर के वकील को हम ये दस्तावेज नहीं दे सकते जो ये बताता है कि उन्होंने क्या तहकीकात करी। लेकिन अभिषेक वर्मा जो उस केस में अक्यूज है उसको तुरंत दे दिया जाता है, और सीबीआई का ये हाल है। तो अगर यही व्यवस्था चलती रही, सीबीआई इसी तरह से सरकार के चंगुल और कब्जे में रही, तो ये मानकर चलिए कि इस देश की सिर्फ पैसा ही नहीं नष्ट हो रहा है भ्रष्टाचार के द्वारा, नीतियां ऐसी बनाई जा रही हैं, डिफेंस में परचेजेस ऐसे करे जा रहे हैं जो देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, और सिर्फ घूस लेने के लिए, पैसा बनाने के लिए किए जा रहे हैं। और इससे देश की सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, पूरा देश का अस्तित्व खतरे में है। उस पेज नंबर 48 पे जो डील लिखी गई है वो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के बजाय दिल्ली पुलिस के लिए कुछ हेलीकॉप्टर खरीदने की है। इस अनुमति पर आपका क्या कहना है? हाँ, मैंने पहले ही बोला था कि ये जो एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, गैंटन इंडिया और इनके बीच में, अगस्टा के बीच में, ये वीवीआईपी का है हेलीकॉप्टर्स का या किसी और हेलीकॉप्टर्स का, इस पे तहकीकात करने की जरूरत है। मैंने इसी क्या आपको लगता है कि इस वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की डील का इस पूरे सौदे से या किसी अभिषेक वर्मा से कोई संबंध है? जब अभिषेक वर्मा इस कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड के एजेंट बन जाते हैं, जबकि भारत सरकार की घोषित नीति है कि कोई कमीशन एजेंट टॉलरेट नहीं किया जाएगा इस तरह के सौदों में, और इसके दस्तावेज आ जाते हैं भारत सरकार के पास और सीबीआई वगैरह के पास कि अभिषेक वर्मा इस कंपनी जो कि डिफेंस में बेच रही है हेलीकॉप्टर, उसके कमीशन एजेंट हैं, तब सवाल ये उठता है कि अभिषेक वर्मा के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, ऑगस्टा वेस्टलैंड को बैन करने के लिए, ब्लैकलिस्ट करने के लिए क्या एक्शन लिया गया, और नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया। एक रिलेटेड क्वेश्चन हो रहा है कि ये जो यूएस सिटीजन एडमंड है, इन लोगों इस व्यक्ति ने आपसे संपर्क किया था या आपने उससे किया था, और यदि उस व्यक्ति ने आपसे संपर्क किया था उसके क्रेडेंशियल्स आपने चेक किए, कहीं वो टीम अन्ना की प्रतिष्ठा को इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है अभिषेक वर्मा या किसी डिफेंस एजेंट के खिलाफ? देखिए, उसने हमको कांटेक्ट किया, और इसलिए कांटेक्ट किया क्योंकि उसने ये देखा, उसने पहले तो ये देखा कि भारत सरकार की सारी एजेंसीज, चाहे सीबीआई, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री, चाहे सीवीसी, सबको उसने चिट्ठियां लिख रखी। किसी की तरफ से सिवाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट आया, और किसी की तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद उसने अपनी चिट्ठी में, जो चिट्ठी जो हम लोगों ने कोट करी है पेज 8 पर, उसके एंड में उसने लिखा है, इफ आई डोंट हियर फ्रॉम एनी ऑफ यू इन द नेक्स्ट 4 days बीइंग एन अथॉरिटी, प्लीज डू नॉट माइंड इफ आई गिव इट टू द प्रेस एंड क्लोज दिस चैप्टर ऑफ माई लाइफ। और उसको जब ये पता लगा कि हम लोग ने, मैं उस स्कॉर्पियन सबमरीन डील में वकील हूँ, उस केस का जो कि अभिषेक वर्मा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, और हम लोगों ने ये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, तब उसने हमको कांटेक्ट किया। ऑलरेडी जो कि एक किसी अभिषेक वर्मा से के साथ
ज्वाइंट फॉर्म चलाता था, ये आप खुद कह रहे हैं कि उसके अक्षय के बहुत सारे पैसे उसने ले रखे हैं। तो एक ऐसा आदमी जो क्लैरिंग फॉर्म चलाता हो, एक ऐसा आदमी किसी से पैसा ले रखा हो और वो अब आके एक तरह से किसी और पे आरोप लगा रहे हैं, उसके क्रेडेंशियल कहाँ जाती है? हमारी को हमारे देश की चिंता है कि हमें एडमंड्स की चिंता है। दोनों के बीच में लड़ाई हुई। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता था पहले। दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती थी और वो सारे कागज़ हमारे दफ्तर में दे जाते थे, तो हम तो उन कागज़ों की जांच करते थे ना, और उसकी वजह से दोनों पकड़े जाते थे। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, हमें इनके क्रेडेंशियल्स की बजाय ये कागज़ है ना, उन्होंने ये सारे कागज़ जो हैं ये सारी एजेंसीज को भेजे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इतने सारे कागज हैं, देखिए ये इससे तो भी- थोड़े से हैं, ये बहुत सारे कागज उन्होंने भेजे हैं। इसके अंदर बहुत सीरियस आरोप लगे हुए हैं, हमारे डिफेंस से रिलेटेड लगे हुए हैं, विदेश मंत्री के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, कई आरोप लगे हैं। उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एक और सवाल, आज अन्ना हजारे ने राज ठाकरे की काम की तारीफ की, उनके स्टाइल की तारीफ की। क्या आप एज ए टीम अन्ना उनकी इत्तेफाक रखते हैं, जो राज ठाकरे जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से उनका उत्तर भारत विरोधी पूरा मुहिम चलता रहता है दिन? मैंने सुना नहीं है तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है। ऐसे अगर आप वो अन्ना की तारीफ न सुने, लेकिन राज ठाकरे का जो काम करने का तरीका, उससे कितना नहीं, राज ठाकरे के काम करने के तरीके से हम बिल्कुल सहमत नहीं है। अन्ना ने क्या बोला है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, हमको नहीं पता है। राज ठाकरे से के उनके तौर तरीकों से हम बिल्कुल असहमत हैं। देखिए पेज नंबर 37 को अगर आप पढ़ें, जो ईमेल है, उस ईमेल की जो लैंग्वेज है, as discussed on Skype, the Prime Minister had consultation with the Foreign Minister Mr. S.N. Krishna, and the Minister has been requested to visit Israel to review Indo-Israeli bilateral relations. Krishna will be in Israel on 9th January. After this visit, he will submit the report in favor of stronger ties with Israel, and he will also recommend anti-dumping duty rollback. There is a question that comes to you. आपके मन में संदेह पैदा होता है। अरविंद जी यहाँ पर onto your left. या अरविंद जी, क्या आपको लगता है आर्मी चीफ इज बीइंग टारगेटेड बिकॉज he is honest and he is trying to unravel a lot of corruption in defense? ये तो जाहिर लग रहा है कि जिस तरह से कई चीज़ें हुई हैं पिछले एक साल में, उससे अब ये धीरे धीरे करके जाहिर होता जा रहा है कि आर्मी चीफ एक ईमानदार अफसर हैं, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं। और अब सरकार या सरकार के कुछ पार्ट जो हैं, जो कि कुछ मीडिया वालों से भी मिलकर इस तरह के विवाद खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ। थैंक यू जी। और इसकी नाराजगी है उन्हें, किस वजह से वो अन्ना से नहीं मिले? मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। आपको सफाई देना चाहेंगे, जो बाल ठाकरे लगातार आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि मूवमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है? हमारी वेबसाइट पे चले जाइए। इस पूरे एक साल में 4 बार ऑडिट करवाया हमने। किसी भी संस्था का 4 बार ऑडिट होता है साल में, और सारी ऑडिट रिपोर्ट्स हमारी वेबसाइट के ऊपर आप देख लीजिए। लिस्ट ऑफ डोनर्स, एक लिस्ट ऑफ डोनर्स की लिस्ट है, आप वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। Sir, you mentioned that the army chief is an honest officer who is waging a war against corruption. Has Team Anna been in touch with him, and would you invite him to join? He is due to retire on the 31st of May. Would you invite him to join your platform, sir? We have never met him, we have not been in touch with him, but we certainly support as an ordinary citizen. We do support his crusade against corruption. We are very proud of him, and obviously we would welcome either this platform or any other platform that he has been a crusader against corruption while he was in the services. Post retirement also, we are sure that he would show a ray of hope to the rest of the country.
Just another follow-up to what some other colleagues had asked. Doesn't this cast a doubt on the on the credibility of these documents, sir? See, so far as the credibility of the documents are concerned, there are some things which are totally obvious. For example, see the CBI document, which is on page 73. Now, this document has emanated from, it was sent to this fellow Edmonds by Abhishek Verma. Now, this is clearly an authentic, I can make out from the document itself, it's an authentic CBI document which is signed by Ramneesh, who was the investigating officer in the Scorpion submarine deal case, as well as in the Navy War Room Leak case. So therefore, how did this document come in the possession of Abhishek Verma that he could send it to his partner Edmonds Allen? This shows that the CBI was certainly in complicity with Verma. Second, this suit for recovery of this money, $205 million, has certainly been filed by Abhishek Verma in the New York court. This is available from the website of the New York District Court. So some of these documents are clearly authentic. The others also appear to be authentic. These are matters which should have been investigated with great alacrity by the CBI and by the various investigating agencies in this country, considering the fact that Abhishek Verma is a known crook who has been charge sheeted by the CBI itself as the main kingpin of the Navy War Room leak. There are two things. One is that this person definitely has big controversy on the hypothesis that these documents can be correct. You see, the fact that these documents have been sent to various authorities several times over. It has been verified by us. It has been verified by us. They have been received in CBI, they have been received in Enforcement Directorate, they have been received by various authorities. Wasn't it the duty of all these authorities to check these documents and investigate? Why is it that they have not done it? Or is it that they have done it and they have concluded that very senior people are involved and therefore they are all mum about it? The country has a right to know what's going on. One that we will seriously consider, we will certainly seriously consider that, but that will depend upon what action is now taken by the government in the light of these disclosures. You see, till now, all these authorities within the government, that is the CBI, the CVC, the Enforcement Directorate, the Defense Ministry, seems to have been just sitting tight over all this. Let us see after this disclosure whether there is any concrete action or not, and if not, then we will certainly consider taking this matter to court.